हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो 18 ऑफ दिसंबर से 20 ऑफ दिसंबर तक खुलने वाला है। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जहां पर कंपनी होने वाली है सहारा मैरीटाइम लिमिटेड की, जिसके बारे में हम पूरी बेसिक से लेकर एडवांस में स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन की बात करूं, जी हाँ, मेरा इसमें फाइनल डिसीजन बन चुका है। इसलिए यहाँ पर मैं अपना फाइनल डिसीजन भी आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि मैं इस एसएमई आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। जहां पर मैं इस आईपीओ को मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए मैं इसे अप्लाई नहीं करूंगा और अवॉइड कर दूंगा। और वैसे भी इतने सारे आईपीओ एक साथ नो आईपीओ खुलने वाले हैं, जहां पर नो आईपीओ में पैसा फंसेगा, लेकिन वो रिलीज ना होने के चांसेस काफी ज्यादा है नेक्स्ट आईपीओ के लिए। तो वहां पर फंड की कमी भी होगी। और ऐसे में एक ऐसा आईपीओ जहां पर मुझे काफी ज्यादा मजा ना आ रहा हो, इनफैक्ट थोड़ा सा भी मजा ना आ रहा हो, मैं उसे इजीली अवॉइड कर दूंगा। बट ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन था, जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार इसे देख लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई भी एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं, तो 2009 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मैं इसके काम की बात करूं, तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होने वाली है, जो प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सर्विस फॉर मैरीटाइम नीड्स। इसी के साथ साथ कंपनी ऑफर करती है एक काफी बड़ी रेंज ऑफ फ्री फाइट सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट, जिसमें आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। और उसी के साथ साथ इस कंपनी ने काफी इंटरमीडिएट्स के साथ पार्टनरशिप करी है, ताकि वो एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड कर सके, सच एज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट कार्गो हैंडलिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ आइटम्स। और उसी के साथ साथ अगर हम इनके मेन डाइवर्स पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो उसमें आ जाता है फ्री फाइट फॉरवर्डिंग, वेयर हाउसिंग, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, एलाइट लॉजिस्टिक सर्विसेज। आप इन चीजों के बारे में स्टडी कर सकते हैं डिटेल में, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी हुई है। बट इतना ज्यादा मैं जहां पर नहीं जाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा काम अगर आप खुद भी करना सीखोगे, तो आपको काफी ज्यादा आने वाले टाइम में किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। उसी के साथ साथ कंपनी का ये जो काम होता है, वो सेटेलाइट मॉडल पे ये काम करती है, जिसकी वजह से इनका रिस्क कम हो जाता है ऑपरेशन कॉस्ट का, सच एज फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कंपनी का काम ओवरऑल में अच्छा है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं, तो वहां पर टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 18 ऑफ दिसंबर को ये ओपन होने वाला है, 20 ऑफ दिसंबर को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 21 ऑफ दिसंबर को। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे जैसे 22 ऑफ दिसंबर से। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 26 ऑफ दिसंबर की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा 81 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज होने वाला है 1600 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज है 6.88 करोड़ का। काफी छोटे साइज का ये आईपीओ होने वाला है, जो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है और पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब काफी छोटे साइज का आईपीओ होता है, वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट जब रिस्क फैक्टर बढ़ता है, तो वहां पर हमारा रिवॉर्ड फैक्टर भी बढ़ता है। दोनों पॉइंट्स एक साथ ही जहां पर चलते हैं, रिस्क बढ़ेगा तो रिवॉर्ड भी हमारा बढ़ना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये छोटे साइज का काफी ज्यादा आईपीओ है, जिसकी वजह से रिस्क तो बढ़ा, रिवॉर्ड बढ़ा। बट मेरा रिस्क बढ़ने की वजह से जहां पर मैं इस आईपीओ को इग्नोर कर चुका हूँ। बट सिर्फ यही एक रीजन नहीं है इस आईपीओ को अवॉइड करने का, बाकी रीजन को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ बीएसई में ये लिस्ट होने वाला है। और कोटा की बात करते हैं, तो एचएनआई में 50% का, रिटेल कैटेगरी में 50% का। लोट साइज की बात करते हैं, तो एक लोट रिटेल कैटेगरी में 1600 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,29,600 रुपीज की। एचएनआई में हम बात नहीं करते हैं, बिकॉज जहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कोई भी आईपीओ अलॉट होता है, एसएमई में बात कर रहा हूँ। और वहां पर जब भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कोई भी आईपीओ अलॉट होता है, तो हमें काफी हैवी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और जिस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन जाती है, उस बेस से हमें उतने लॉट्स मिल जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एचएनआई में बात नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो सौरभ रुस्तम शायद एंड नदीम अबूबकर हीरा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्री इशू था 100% का, पोस्ट इशू रह जाएगा 72.32% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की,
तो वहां पर अगर हम सबसे पहले टोटल असेट्स को देखते हैं, 2021 में था 5.35 करोड़ का, इंक्रीज होते होते 2023 में पहुंच चुका था 9.64 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में हमें देखने को मिला है 2023 के 8.8 करोड़ का, एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 10 करोड़ का था 2021 में, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुका है 26 करोड़ तक, और पहले 6 मंथ में 5.3 करोड़ का, यहाँ पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। अब अगर हम आगे बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 0.6 करोड़ का प्रॉफिट था हमें 2021 में, नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 1.2 करोड़ तक पहुंच चुका था। बट पहले 6 मंथ में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, मतलब कि काफी ज्यादा हमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स में दिक्कत आई, फाइनेंशियल में दिक्कत आई, और वहां पर मेरा इंटरेस्ट फिर से कम हो चुका था। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 5 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 3 करोड़ का, और टोटल बोरिंग से इनके पास 1.6 करोड़ की। बट अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो डिक्लाइन होता है, एक होता है मेजर डिक्लाइन, जहां पर मुझे मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से जहां पर फाइनेंशियल में एक ही जगह पर मैं बी में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल में दिक्कत देखने को मिल चुकी है, क्योंकि काफी मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये कंपनी परचेज कर सके कमर्शियल व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे हमेशा पसंद आता है, जब भी कोई कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ खरीदती है, तो वो पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद में आता है। सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बट अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर पीई रेशियो निकल कर आती है 15 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.72% की, ओके है, गुड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 32.77 की, ये भी अच्छी है। ईपीएस 5.44 की, काफी कम है, जहां पर दिक्कत देखने को मिली। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 की, स्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.76% की, ये भी अच्छी है। ईपीएस में हमें फिर से यहाँ पर हल्की सी दिक्कत देखने को मिली है, जहां पर मैं ए प्लस की जगह पर ए कैटेगरी की जाए इसके फंडामेंटल्स देना चाहूंगा। बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर चेकआउट करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है कार्गो ट्रांस मैरीटाइम लिमिटेड, जिसका पीई चल रहा है 13.81 का, एवीजी लॉजिस्टिक 35.55 का, कार्गोसोल लॉजिस्टिक 10.43 का, एमिएबल लॉजिस्टिक 8.93 का, टाइम स्कैन लॉजिस्टिक जिसका पी है 14.59 का। अगर हम इसकी वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो एक ऐसा आईपीओ है जहां पर कंपनी काफी हैवी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, और यहाँ पर कंपनी ने हमारे लिए बिल्कुल भी स्कोप नहीं छोड़ा है, जो मेरे पास एक मेजर पॉइंट था इस आईपीओ को अवॉइड करने का वैल्यूएशन वाइज, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि जहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस नहीं है, बट फिर भी कंपनी ने काफी हैवी डिमांड करी है अपनी इस आईपीओ के लिए, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। आईपीओ का साइज काफी छोटा है, अगर मैं उसको भी इग्नोर करके इसको अप्लाई करने की सोचूं तो वहां पर वैल्यूएशन वाइज मुझे दिक्कत आ चुकी थी, जिसकी वजह से मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन पहले से ही क्रिएट हो चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम इस आईपीओ के जीएमपी की बात भी करते हैं तो आज के टाइम पे इसका कोई भी काम नहीं हो रहा है ग्रे मार्केट में। और उसी के साथ साथ आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज कीजिएगा, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन बनाइएगा। ये किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप्स या एडवाइस नहीं दी गई है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव हमने इस कंपनी को स्टडी किया है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जहाँ आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, योर गोल्स एंड योर रिस्क फैक्टर, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।